अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन देखी, टाइप्स देखी, बेसिक स्टेप्स देखे, इन्फ्लेमेटरी और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ माइक्रोब्स देखा। माइक्रोब्स देखिए। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के इवेंट्स, के सेलुलर इवेंट्स एंड द वेस्कुलर इवेंट्स। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि माइक्रोब्स अगर हमारे पास हमारी सेल्स में आ रहे हैं तो क्या होता है, ये रिकॉग्नाइज करते हैं मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल्स और द मैस्ट सेल्स। ये जब रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो ये मीडिएटर्स रिलीज़ करेंगे, मीडिएटर्स रिलीज। अब हमें क्या देखना है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के इवेंट्स में, ये जो मीडिएटर्स हैं इनका क्या अफेक्ट है वेसल्स के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर, और इनका क्या अफेक्ट है सेलुलर लेवल पे। मतलब वेसल्स के ऊपर हम लोग इसको कहेंगे वेस्कुलर इवेंट्स, और सेल्स पे अगर ल्यूकोसाइट्स को रिक्रूटमेंट कराते हैं इसके इवेंट्स को हम लोग कहेंगे सेलुलर इवेंट। अब हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम वेस्कुलर इवेंट्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेलुलर इवेंट्स डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे पास टर्म्स हैं। पहले वेस्कुलर इवेंट्स को डिस्कस करने से पहले उस टर्म्स के मतलब हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद वेस्कुलर इवेंट्स की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, एक नॉर्मल ब्लड वेसल में हमारे पास कब ब्लड फ्लो कर रहा होता है, जब हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होता है और कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। इस ब्लड वेसल में प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह सब हमारे पास मूव कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी मूवमेंट वेसल के, ज़्यादातर मूवमेंट जो है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पाती वेसल्स से बाहर, ब्लड वेसल्स की या प्रोटीन्स वगैरह की। ये देखें, जैसे एंडोथीलियम में कोई गैप नहीं है, ये नॉर्मली प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम लोग एक्सुडेट की बात करें, एक्सुडेट क्या होता है, वो फ्लूड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूड होता है, जो कि वेसल से बाहर निकल रहा होता है हमारे, और इंटरस्टिशियल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में जा रहा होता है। ये कैसा फ्लूड है, ये एक्सुडेट जो होता है हमारे पास हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, और कभी कभी वाइट और ब्रेड सेल्स भी कंटेन करता है। इसमें क्या होता है हमारे पास, बेसिकली हमारे एंडोथीलियल इंजरी में, एंडोथीलियम के दरमियान, हमारे पास एंडोथीलियल सेल्स के दरमियान गैप्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। दिस वन गैप्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है वो ब्लड वेसल से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इस ब्लड वेसल में हमारे पास क्या क्या होता है, एंडोथीलियल, इसमें हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, जो कि हमारे पास ब्लड वेसल के साथ साथ बाहर जा रहे होते हैं और एडिमा कॉज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, हमारे पास एंडोथीलियल सेल्स के दरमियान गैप प्रोड्यूसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो हमारा फ्लूइड है या ब्लड है वो हमारे पास ब्लड वेसल से बाहर जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं, ये जो फ्लूइड बाहर जा रहा है इसको हम लोग कहते हैं एक्सुडेट, क्योंकि ये हाई प्रोटीन कंटेंट होता है इसमें, ठीक है, हाई प्रोटीन। अगर हम लोग ट्रांसुडेट की बात करें, ये क्या होता है, ये लो प्रोटीन कंटेंट होता है। ये किस वजह से होता है, अगर हमारे पास जब बहुत ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाए और हमारे पास कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाए, ये एरो की क्वांटिटी देखें आप लोग, इस केस में हमारे पास ट्रांसुडेट फ्लूइड जो है वो हमारी वेसल से बाहर आएगा। क्यों आता है, क्योंकि इसमें हमारे पास ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। ये सर्टेन लिवर डिजीज़ में हो सकता है, या किडनी डिजीज़ में हो सकता है, या क्वाशियोकोर में हो सकता है, जिसमें हमारे पास ब्लड वेसल से फ्लूइड लीकेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये आपने एक्सुडेट की टर्म याद रखनी है, क्योंकि हम इसको वेस्कुलर कंटेंट्स में देखने वाले हैं। चेंजेस इन द वेस्कुलर फ्लो एंड द कैलिबर, और दूसरे हम लोग बात करते हैं इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। हम लोग डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं चेंजेस इन द ब्लड वेसल्स इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन, मतलब वेस्कुलर इवेंट्स। सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे पास ये नॉर्मल ब्लड वेसल है, जब तक हमारे पास मीडिएटर्स रिलीज़ नहीं हो जाते या मीडिएटर्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, तब तक हमारे पास क्या होता है, हमारी बॉडी भी कुछ, हमारे पास कुछ रिफ्लेक्सेस प्रोड्यूस कर रही होती है, कुछ न्यूरोनल रिफ्लेक्सेस की वजह से बहुत ही कम टाइम के लिए, जब तक मीडिएटर्स अपना काम नहीं शुरू कर देते, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। जैसे ही मीडिएटर्स रिलीज़ हो गया, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, वो क्या करेंगे, वो वेजो डायलेशन करवा देंगे। दिस इज़ द ब्लड वेसल, वो वेजो डायलेशन करेंगे। मीडिएटर्स हिस्टामीन वगैरह हो गए जो मेनली ऐड कर रहे होते हैं एंडोथीलियम के ऊपर, और ब्लड वेसल की वो हमारे पास क्या करवाएंगे, वेजो डायलेशन, ठीक है। वेजो डायलेशन करवा दी उन्होंने। जब हमारे पास वेजो डायलेशन हो गई तो मतलब कि जो ब्लड फ्लो था वो बढ़ गया, ज़्यादा जगह स्पेस मिल गई ब्लड को मूव करने के लिए, तो ब्लड फ्लो बढ़ गया,
जब हमारे पास ब्लड फ्लो बढ़ गया तो क्या करेगा, जब हम एक चीज़ से एक ही गैप से ज़्यादा चीज़ें पास आउट करा रहे हैं, जब ब्लड फ्लो बढ़ जाए, जो उसकी जो एंडोथीलियम यहाँ पे होगी वो यहाँ पे एंडोथीलियम थी वेस्कुलर की, वो क्या करेगी कि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो निकालना शुरू कर देगी, कि नॉर्मल ब्लड पास हो रहा था तो नॉर्मल जा रहा था, लेकिन जब ब्लड फ्लो बढ़ गया तो वो सब हिट करना शुरू कर देगी एंडोथीलियम वगैरह को, तो ज़्यादा हमारे पास वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। वो चाहेगी कि जितना इसके अंदर ब्लड फ्लो है जो है वो हमारे पास वेसल से बाहर निकलना शुरू हो जाए। ठीक है, मतलब कि इसने क्या करा, हमारे पास लेट सपोज हमारे पास वैसो डायलेशन हुई हुई थी, यहाँ से ब्लड फ्लो को ब्लड वेसल से बाहर निकालना शुरू कर दिया। अब इस ब्लड फ्लो में या फ्लो में कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास बाहर जाएंगी, इसको हम लोग कहते हैं एक्सुडेट। एक्सुडेट फ्लूइड हमारे पास हमारे वेसल से बाहर जा रहा होगा। क्यों एक्सुडेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हाई प्रोटीन कंटेंट है, हाई प्रोटीन कंटेंट फ्लूइड है, और इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं, और हमारे पास कुछ रेड ब्लड सेल्स और WBCs भी जा रहे होते हैं। जब हमारे पास ये एक्सुडेट की फॉर्मेशन होना शुरू हो गई ब्लड वेसल के बाहर, तो यहाँ से जो ब्लड फ्लो हो रहा होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि फ्लो जो ब्लड का था उसमें से ज़्यादा फ्लूइड बाहर जाने लगे ब्लड वेसल से बाहर, एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज़ में। जब हमारे पास ये ब्लड वेसल जो है में से ब्लड फ्लो कम होना शुरू हो गया तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो हमारा ब्लड फ्लो था यहाँ पे वो कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज, क्योंकि आधे आधे तो बाहर जाने लग गया, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो डिक्रीज। जब ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होना शुरू हो गया इस ब्लड वेसल में, तो हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है रेड ब्लड सेल्स भी बाहर जा रहे थे हमारे पास एक्सुडेट में, तो ये जो ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो गया, मतलब ब्लड फ्लो एक तो पहले तो बहुत तेज़ी में जा रहा था, अब रुक रुक के जाने लग शुरू हो गया। जब रुक रुक के जाना शुरू हो गया तो मतलब कि ब्लड रुकना शुरू हो गया, ब्लड की स्टेसिस होना शुरू हो गई। क्या होना शुरू हो गई, ब्लड की स्टेसिस, ब्लड रुकना शुरू हो गया। जब ब्लड रुक रुक के चलना शुरू हो गया तो क्या होगा हमारे पास कि एक ऐसा वक्त आएगा जब हमारे पास ब्लड जो है वेसल्स के अंदर जमना शुरू हो जाएगा। ये वेसल्स है, इसके अंदर ऐसा ऐसा करके कोगुलेशन या उसके अब जमना शुरू हो जाएगा, इसको कह सकते हैं, क्योंकि ब्लड कम है और फ्लो भी कम है और डायलेशन भी हुई है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो ये ब्लड रुक रुक के जाना शुरू, जब वेस्कुलर कंजेशन करा देगा। क्या करवाएगा, वेस्कुलर कंजेशन। जहाँ भी खून ज़्यादा जमा होगा वहाँ ऑब्वियस सी बात है जो रिज़ल्ट करेगा ये रेडनेस में। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने देखा कि नॉर्मल ब्लड वेसल थी हमारे पास, जो कि मीडिएटर्स जब तक काम नहीं अपना शुरू कर देते या मीडिएटर्स रिलीज़ होने में टाइम लग रहा है जो भी लगते हैं, तो हमारी बॉडी हमारी कुछ हमारे रिफ्लेक्सेस को ऑन कर देगी, उसकी कंडीशन में वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, जो बहुत कम टाइम के लिए होती है, हम कहते हैं वेजो कंस्ट्रक्शन ड्यू टू न्यूरोनल रिफ्लेक्सेस। वेजो कंस्ट्रक्शन जैसे मीडिएटर्स रिलीज़ हो गए, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, तो क्या करेंगे, वेजो डायलेशन कराएंगे ब्लड वेसल्स को, कि डायलेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड फ्लो बढ़ेगा। जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा कि वेस्कुलर परमेबिलिटी होना शुरू हो जाएगी। वेस्कुलर परमेबिलिटी, जब वेस्कुलर परमेबिलिटी होना इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी होना शुरू हो गई तो वो क्या करेगी कि एक्सुडेट की फॉर्मेशन करवाएगी, हमारा जो वैसा फ्लूइड है वो बाहर निकलवाएगी ब्लड वेसल से। ठीक है, उसका एक्सुडेट की फॉर्मेशन करवाना शुरू, जब एक्सुडेट की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, ब्लड फ्लो ऑटोमेटिकली हमारी ब्लड वेसल्स में कम होना शुरू हो जाएगा, रुक रुक के चलना शुरू हो जाएगा, उसे हम कहेंगे स्टेसिस। जब स्टेसिस होना शुरू हो जाएगी तो हमारा वेस्कुलर जो वेसल्स में जमना शुरू हो जाएगा, तो वेस्कुलर फ्लूइड ब्लड जमना शुरू होगा, हम कहेंगे वेस्कुलर कंजेशन। और जहाँ में ज़्यादा खून होता है, जहाँ ज़्यादा खून होता है वहाँ ब्लड फ्लो जहाँ पे ज़्यादा होता है यहाँ पे रुकना शुरू हो जाता है, वहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली बात है रेडनेस तो ज़रूर होगी। ये सारे चेंजेस हैं हमारे पास, चेंजेस इन द वेस्कुलर फ्लो। सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसिएंट वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी, कुछ रीनल रिफ्लेक्सेस के लिए कम टाइम के लिए होगी, जो कि उसके फ़ौरन ही बाद वेसो डायलेशन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मीडिएटर्स की वजह से, मीडिएटर्स ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे हिस्टामिन की वजह से वेसो डायलेशन हो रही होती है। हिस्टामिन ज़्यादातर ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम पैक कर रहा होता है, वेसो डायलेशन होगी तो हमारे पास ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो जहाँ भी बढ़ेगा वहाँ पर हमारे रेडनेस ज़रूर होगी, रेडनेस को हम एरिथीमा कहते हैं।
जहाँ ब्लड फ्लो बढ़ गया मतलब कि ज़्यादा ब्लड फ्लो, वहाँ पे वेसल की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब वेसल की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी तो वहाँ से हमारे पास जो ब्लड है वो हमारे पास निकलना शुरू हो जाएगा ब्लड वेसल से बाहर, एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू में। उसको हम लोग कहते हैं एक्सुडेट। एक्सुडेट क्यों कहते हैं? उसमें ज़्यादातर हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। जब वो हमारे पास फ्लूइड निकलना शुरू हो गया तो जो ब्लड का जो फ्लो था वो थोड़ा कम हो गया। जब वो ब्लड का फ्लो कम हो गया तो रेड सेल्स भी कम हो गए, क्योंकि रेड सेल्स भी एक्सुडेट में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज़ में जा रहे होते हैं। रेड ब्लड सेल्स कम हो गए तो हमारे पास क्या होगा? विस्कोसिटी ब्लड की बढ़ जाएगी, मतलब थिकनेस बढ़ना शुरू हो जाएगी, जो कि रिजल्ट करेगी स्टेसिस में, मतलब कि खून रुकना शुरू हो जाएगा, ब्लड का फ्लो रुकना शुरू हो जाएगा, जो कि इन द एंड रिजल्ट वेस्कुलर कंजेशन करा देगा। और जहाँ पे खून ज़्यादा जमना शुरू हो जाता है, ज़्यादा फ्लो होता है, वहाँ पे रेडनेस ऑटोमेटिकली होती है। ये तो हमने वेस्कुलर फ्लो के चेंजेस देख लिए। उसकी अब हम लोग बात कर लेते हैं वेस्कुलर परमेबिलिटी की। वेस्कुलर परमेबिलिटी के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया था, ये क्या मैकेनिज़्म होते हैं, लेकिन ये बेसिकली वेस्कुलर परमेबिलिटी या वेस्कुलर लीकेज किस मैकेनिज़्म की वजह से हो रहा होता है। सबसे पहले तो हम इसमें हमारे पास दो मैकेनिज़म्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तो होता है हमारे पास रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथीलियल सेल्स, और दूसरा होता है हमारे पास एंडोथीलियल इंजरी। इसको हम लोग बुक से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल में देख लेते हैं। नॉर्मल में हमारे पास ये देखिए ब्लड वेसल है, ये एंडोथीलियम है, इसमें कोई गैप नहीं है, और हमारे पास ल्यूकोसाइट्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह वेसल्स में मूव आउट कर रहे हैं या फ्लो कर रहे हैं, और ये हमारे पास टिश्यूज़ है। नॉर्मली हमारे पास कोई यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही, कोई इंजरी नहीं हुई हुई है एंडोथीलियम की ब्लड वेसल्स को। ठीक है, अब ये हम दूसरे में देखेंगे रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथीलियल सेल्स हुई है, एंडोथीलियल सेल्स रिट्रैक्ट हुए हैं। देखिए इसकी मूवमेंट इस तरफ फ्लो कर रही है, एंडोथीलियम रिट्रैक्ट हो रहा है। रिट्रैक्ट हो रहा है तो एंडोथीलियल गैप बन रहा है, यहाँ से हमारे पास सेल्स की मूवमेंट हो रही है इनसाइड टिश्यूज़ की तरफ। ये किस वजह से हमारे पास रिट्रैक्शन होती है? किसी भी मीडिएटर की वजह से, हिस्टामीन हो गया, ब्रेडिकिनिन हो गया, लीकोट्राइंस वगैरह हो गई, इनकी ये रैपिड होती है और शॉर्ट लिव्ड होती है। ठीक है, और दूसरा हमने कहा था एंडोथीलियल इंजरी की वजह से। अब कोई भी इंजरी हमारे पास एंडोथीलियम को पहुंच रही है किसी भी वजह से, बर्न्स हो गया, माइक्रोबियल टॉक्सिन्स हो गया, इन सब की वजह से कोई भी डैमेज हमारे पास एंडोथीलियम को पहुंच रहा है। देखिए इसकी एंडोथीलियम किस तरीके से होती है, गैप भी ज़्यादा बढ़ जाएगा एज, और हमारे पास एंडोथीलियम भी डैमेज्ड हो रही है। इसकी वजह से हमारे पास जो है इंक्रीज कैपिलरी बढ़ जाएगी, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, और यहाँ से मूव आउट करना शुरू करेंगे। इसका आप डिफरेंस देखें एंडोथीलियल गैप का और इसका देखें। एंडोथीलियल इंजरी डायरेक्ट इंजरी हो रही है, तो मतलब कि वेस्कुलर परमेबिलिटी जाहिर सी बात है अफेक्ट होगी। ठीक है, रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथीलियल सेल्स और एंडोथीलियल इंजरी। पॉइंट बताना भूल गई थी, ट्रांससाइटोसिस का। वेस्कुलर परमेबिलिटी कहा जाता है कि ट्रांससाइटोसिस की वजह से भी होती है। ट्रांससाइटोसिस क्या है? ट्रांससाइटोसिस में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड और प्रोटीन बढ़ जाता है थ्रू द वेसल। अब ये किस वजह से बढ़ता है? ये हमारे पास कुछ इंटरसेलुलर चैनल्स जो है ओपन हो जाते हैं ब्लड वेसल में, कुछ इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन फैक्टर्स सच एज वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर। वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर, वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर की वजह से हमारे पास कुछ ट्रांसपोर्ट चैनल्स होते हैं ब्लड एंडोथीलियम में, जो कि ओपन हो जाते हैं। उसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होती है फ्लूइड और प्रोटीन्स की। इस वजह से भी हमारे पास जो है कहा जाता है कि वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई, और दूसरा हमारे पास हमने ब्लड वेसल की वेस्कुलर चेंजेस की बात करी। इसके अलावा भी हमारे पास एक रिस्पॉन्स होता है लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ नोड्स का। वैसे तो ये नहीं इतना पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। बेसिकली ब्लड वेसल्स के अलावा लिम्फेटिक वेसल्स जो है ये भी पार्टिसिपेट करती हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। लिम्फेटिक्स का या लिम्फ नोड्स का क्या काम होता है? ये फ़िल्टर करना, इनका काम होता है फ़िल्टर्स करना एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड्स को, जो कि हमारे पास एक्सुडेट वगैरह होता है, उनको फ़िल्टर करना इनका काम होता है, इनको ड्रेन करना स्मॉल अमाउंट में, इन स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड ये जो है ड्रेन करते हैं।
लेकिन जब हमारे पास ये एक्सुडेट बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एडिमा भी कॉज होता है, ये लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, ये इनको एब्जॉर्ब करते हैं और इनके अंदर ही इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। इसे हम लोग कहते हैं लिम्फेंजाइटिस या लिम्फेडेनाइटिस। सही है, लेकिन ये इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी अगर आपको नॉलेज के लिए पता हो तो अच्छी बात है। ठीक है, हम लोगों ने बात कर ली वेस्कुलर इवेंट्स की। इसमें